1920 का लंदन। एक शख्स ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर ठंड में खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कब दरवाजा खुले और वो दुनिया भर का ज्ञान समझ सके। वही शख्स जिसे बचपन में स्कूल के बाहर बैठाकर पढ़ाया जाता था, क्योंकि उनकी जाति को अछूत माना जाता था। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ने की। ये कहानी एक ऐसे विद्वान की जिसने बिना तलवार उठाए पूरे देश में क्रांति लाई थी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर का वो सफर, जो महाओं की कच्ची सड़कों से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्माता बनाने तक। 14 अप्रैल 1891, ब्रिटिश इंडिया, मध्य प्रदेश का छोटा सा कैंटोनमेंट टाउन महाओं, आज जिसे डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक छुआछूत परिवार में जन्म हुआ था। एक बच्चा आगे चलकर पूरे देश का संविधान लिखने वाला था। उस बच्चे का नाम था भीमराव रामाजी अंबेडकर। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके बचपन से लेकर स्कूल की शिक्षा, छुआछूत का वो पहला दर्द और आगे की पढ़ाई के लिए संघर्ष की कहानी। भीमराव के पिताजी जो थे वो रामाजी मलौजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में एक सूबेदार मेजर थे। उनके परिवार महाराष्ट्र महार समाज से आता था, जो उस जमाने में अत्यंत पिछड़ा माना जाता था। लेकिन रामाजी सकपाल ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। वो खुद कबीरपंथी थे और उनमें समानता की भावना थी। जो भीमराव अंबेडकर साहब की माता जी थी, भीमाबाई, एक साधु धार्मिक महिला थी। उनकी 14 संतान थे भीमराव अंबेडकर जी। परिवार का जो इनका गोत्र था वो अंबेडकर था, जो बाद में अंबेडकर हो गया। एक स्कूल टीचर जो ब्राह्मण थे, उनका नाम अंबेडकर रख दिया। अब भीमराव की जो प्रारंभिक शिक्षा थी इनका महाओं में हुई, पर 1896 में उनके पिताजी का ट्रांसफर सतारा हो गया। यहाँ भीमराव ने एक अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन लिया। तब वो सिर्फ 5 से 6 साल के थे। एक दिन क्या हुआ कि स्कूल से आते हुए भीमराव और उसके जो भाई साहब थे, बहुत प्यास लगा था उन लोगों को। वो पानी पीने के लिए कहीं पे किनारे पे रुके, पर वहाँ जो पाटिल था उसने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, तुम लोग यार महार हो, यहाँ का पानी नहीं पी सकते हो, तुम्हारे लिए अलग जगह है। भीमराव ने बाद में लिखा, वो मेरा पहला अनुभव था जब मैंने जाना कि मैं दूसरे से कुछ अलग हूँ, कुछ नीचा हूँ। उस दिन वो भूखा प्यासा घर आया और अपने माता से पूछा, माँ मैं इतना नीच क्यों हूँ? कोई भी पूछेगा यार। तो भीमाबाई ने उन्हें समझाया, बेटा ये दुनिया का कर्म है, तेरा नहीं। तू पढ़कर उन्हें जवाब देना। वो दिन भीमराव के मन पर ऐसा छाप गया कि जीवन भर उससे पीछा नहीं छोड़ा पाए। इसलिए वो पढ़ाई के प्रति बेहद ही सीरियस मोड में थे। 1900 में रामाजी सकपाल का ट्रांसफर बॉम्बे हुआ। भीमराव ने एल्फेनी स्टोन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। यहाँ पर एक ब्राह्मण टीचर थे, श्री कृष्णा केशव अंबेडकर। उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ही भीमराव का सरनेम अंबेडकर रखा। भीमराव ने मेहनत से पढ़ाई में नंबर लाना शुरू किया। अच्छा नंबर स्कोर करते थे उस टाइम पे। अब जो उनकी मेन पढ़ाई का जो रिजल्ट आया था 1904 में, उनकी माता भीमाबाई जो थी उनका स्वर्गवास हो गया। अब भीमाराव तब 13 साल के थे उस टाइम पे। उस टाइम घर की जिम्मेदारी अब उनके बड़े भाई पे आ गई और पढ़ाई भी नहीं, पर उनकी पढ़ाई जो थी वो रुकी नहीं, पढ़ाई उन्होंने कंटिन्यू रखा।
1907 में भीमराव ने मैट्रिक का परीक्षा दिया और पूरे बॉम्बे में वो 4th पे आए। ये बात उस जमाने में ना एक बहुत बड़ी मानी जाती थी। एक नीच जाति का जो लोग मानते थे का लड़का किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो बंदा 4th पे आया। उनका नाम अखबार में छपा। 1912 में उन्होंने इल्फेनी स्टोन कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया। पर स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी जब वो बॉम्बे के हॉस्टल में रह रहे थे तो वहां भी उन्हें अलग बर्तन, अलग कमरा और तरह तरह की चीजें झेलने पड़े थे। एक बार हॉस्टल में भी उनके साथ ना कुछ विद्यार्थियों ने उन्हें पीट भी दिया क्योंकि उन्होंने छूकर पानी पी लिया था। ये वो दौर था जब भीमराव का जो मन था ना वो बना लेकर मुझे इस जन्म का पाप नहीं धोना, मुझे पूरे समाज का ये जो रोग है ना, कैंसर से भी खतरनाक चीज है ना, इसको हमेशा के लिए मिटा देना है। अब क्या होता है, 1913 में महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें अमेरिका का कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा। भीमराव ने वहां पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और साइकोलॉजी में माहिर लोगों से शिक्षा ली और प्रोफेसर जॉन डे उनके गुरु रहे थे। अमेरिका में कोई उन्हें छुआछूत का दर्द नहीं दिया था। वहां पे कोई छुआछूत वाला सिस्टम था नहीं, इसलिए आज यूरोप हम लोगों से बहुत आगे है। लेकिन उनके मन में जो देश के अंदर जो पीड़ा थी ना, वो दर्द हमेशा बना रहा। 1915 में उन्होंने एमए किया और 1916 में पीएचडी की थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। लेकिन बीच में उनकी स्कॉलरशिप ना खत्म हो गई। कुछ महीने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी में ना पढ़ाई किया, फिर पैसे न होने के कारण ना उन्हें वापस आना पड़ा। अब बड़ौदा में नौकरी मिली पर वहां भी कास्ट के कारण ना उन्हें बहुत गाली झेलनी पड़ी। कोई भी उन्हें कमरा नहीं देना चाहता था, कोई दुकान से सामान नहीं बेचता था। 1917 में उन्होंने बड़ौदा की नौकरी छोड़ दी और वापस मुंबई आ गए। अब शुरू किया एक नया आंदोलन छुआछूत के खिलाफ। यार आप सोचो, अगर आपके प्रति अगर कोई भी ऐसा बंदा करे, आप कल को पढ़ाई नहीं छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे यार, आप सुसाइड कर लोगे। उनकी मेंटेलिटी लेवल किस लेवल की थी यार, मानना पड़ेगा। वो किसी मतलब भगवान से कम मेरे अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल नहीं थे यार। उस लेवल पे जाके आज आपको दो बंदे अगर गाली दे देना कमेंट बॉक्स में, कोई आप पलट के जवाब दोगे उनको, उन्हीं की भाषा में दोगे, या तो वहां से साइड हट जाओगे या उनको साइड हटा दोगे। बट फिर भी इनकी मेंटेलिटी को मानना पड़ेगा, क्या स्ट्रॉन्ग था इनका माइंडसेट। अब इन्होंने जो छुआछूत के खिलाफ ना एक आंदोलन छेड़ दिया। महाओं की भूमि जहां उनका ना जन्म हुआ, उन्होंने सिर्फ जिंदगी दी थी, लेकिन उस जिंदगी को ना उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से ना एक मिसाल बना दिया। बचपन में जो पहला दर्द मिला ना, पानी न मिलने का, छुआछूत का पहला एहसास हुआ ना, वो कभी नहीं बोला उन्होंने। लेकिन उस दर्द को उन्होंने कभी नफरत में नहीं बदला, बल्कि ज्ञान और न्याय का हथियार बनाया। हम उनके उस सफर पे चलेंगे जब वो लंदन गए, एलएससी से 2 बार एमए किया। इंसान एक बार एमए नहीं करता भाई, पीएचडी किया और दुनिया के एक महान विचारकों के बीच ना अपनी पहचान अलग बनाई। 1920 में भीमराव अंबेडकर जी ने फिर से निकल पड़े लंदन की तरह। इस बार उनके पास कोई राज का स्कॉलरशिप नहीं था। उन्होंने अपनी जमीन बेची, कुछ जो गांव के लोकल लोग होते हैं, महाराजा साहूकार होते हैं, उनसे उधार लिया और अपने भाइयों की मदद से ना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी और ग्रे से इनसे ना एडमिशन ले लिया लॉ में। उनके जो टारगेट था ना,
अपनी पीएचडी पूरी करना और बैरिस्टर बनकर ना समाज के लिए लड़ना। ये लंदन का वो दौरा था जब उनकी सोच को ना एक नई ऊंचाई मिली। वहां उन्होंने 3 साल में ना एक साथ काम किया, एमए, पीएचडी और बार एट लॉ। उनके लिए लॉयर बनना सबसे जरूरी था। आज भी आप देखते होंगे कि एक लॉयर समाज ये जो किसी के अगेंस्ट किसी से नहीं डरता है। हमेशा लॉयर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं कर होता, यहाँ तक कि पीएम या हो या सीएम हो, किसी से नहीं डरता है। आपको कभी सुप्रीम कोर्ट का जो एक नहीं होता ऑरा होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के में ना आप एंट्री करना और वहां पे देखना सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, कमिश्नर लोगों ने जूते की नोक पे रखता है, सब भगा देता है गाली देके, कोई कुछ नहीं बोलता। आप पटियाला कोर्ट पे भी जाओगे ना, हाई कोर्ट के सामने देखोगे रोड पे ना पूरी गाड़ियां लगी जाती है लॉयर सब की, लेकिन किसी की मजाल है कि उनकी गाड़ियों को टच कर दे, नहीं कर सकते ना, नॉलेज है, ताकत है। तो उनके लिए ना लॉयर की डिग्री लेना बहुत ही जरूरी था। एलएसी में उनके ना जो गाइड थे प्रोफेसर एडविन कैनन, जो इकोनॉमी के बहुत बड़े विद्वान थे। अंबेडकर ने अपना समय लाइब्रेरी में ही बिताया। उनकी दूसरी जो पीएचडी थीसिस थी ना, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये थीसिस बाद में उनकी अलग पहचान बनी। लंदन में उन्होंने यूरोपियन सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और लिबर्टी के विचारों को पढ़ा। उनकी अपनी सोच एक नया दौर में प्रवेश कर रही थी। वो सिर्फ कास्ट नहीं, पूरे समाज को जो पुनर्गठन की बात कर रहे थे। और ये जो मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि जो भी बंदा बाहर निकला है ना, जो यूरोप गया है, ट्रेवलिंग किया है ना, आज औरों से अलग है। आप अपने गांव मोहल्ले में भी देख लेना, जो बंदे की ट्रेवलिंग करने की आदत होगी ना, वो जरूर उन लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड और उसकी मेंटेलिटी लेवल होगी ना, वो बहुत अलग होती है, डिफरेंस होती है। जो बंदा उस टाइम पे फॉरेन जाके पढ़ा, उसकी तब तो इतना बड़ा आदमी, इतना माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत बड़ी बात है भाई। ये यूरोप का जो एजुकेशन सिस्टम था ना, उसी की देन थी। अब हम चलिए पॉइंट पे आते हैं सीधे। 1923 में उन्होंने ना बैरिस्टर की डिग्री ली। अब वो डॉक्टर अंबेडकर भी थे और बैरिस्टर अंबेडकर भी। इंडिया वापस आने से पहले ना उन्होंने लंदन से अलग अलग क्लब में ना भाषण दिया। एक जगह उन्होंने कहा, मैं अपनी जाति के लिए नहीं, इस देश के हर पीड़ित व्यक्ति के लिए नया चाहता हूं। जब वो 1924 में बॉम्बे से वापस आए ना, तो उनके साथ एक अलग सी कॉन्फिडेंस था। एक शिक्षित, हुकूमती और संघर्ष के लिए तैयार नेता। उस टाइम पे इनसे बड़ा ना पढ़ा लिखा कोई नहीं था बंदा, अलग लेवल का माइंडसेट था। उस टाइम इनके पास इतनी पावर थी। आगे मैं और भी डिटेल आपको बताता हूँ। 20 जुलाई 1924 का टाइम था। बॉम्बे में अंबेडकर ने एक संस्था बनाई, बहिष्कृत करके इन्होंने हितकर्णी सभा। इसका ना उद्देश्य जो था ना, इनका टारगेट था ना, दलितों में शिक्षा फैलाना था, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना। क्योंकि जो दलित समाज थे ना, वो बेचारे, उनकी मजबूरी थी यार, किसी के आगे झुकना, किसी का मन नहीं होता किसी के आगे झुकना। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को एजुकेट करें, पढ़ाए, ताकि वो किसी से ना किसी भी टॉपिक पे डिबेट कर, उसकी माइंड लेवल एक अलग बन जाए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता, जिंदा रहना एहसास कराता है एजुकेशन। और वो जो एक डायलॉग फेमस है ना, शिक्षा सिरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही, वही इनके अंदर था। बहुत मेहनत किया था इन्होंने जिंदगी में। उन्होंने 3 पत्रा भी शुरू किया, मुख्य नायक, बहिष्कृति भारत और जनता। इन अखबारों में वो लिखते थे, बिना संगठन के कोई भी समाज ना अधिकार नहीं मांग सकता। संगठन बिना संगठित जो समाज होता ना, उनके पास कोई शक्ति नहीं होती, कोई एनर्जी लेवल नहीं होता, कोई सुनता भी नहीं। और ये रियलिटी है, मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ।
पहले के दलित और आज के दलित में देखो, आप आज के दलित को आप टारगेट करके देखो, वो आपको पक्का रिप्लाई देंगे। इनकी एक संगठन है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इनका एक नेता भी है चंद्रशेखर रावण करके, मेरे को बहुत अच्छा, जो भी हो पर्सनल लेवल मैं तो नहीं जानता, बट मेरे को बहुत बंदा अच्छा लगता है, ग्रेट लगता है कि देखो हमेशा दहाड़ता रहेगा बंदा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है ना, लॉयर है, उसके पीछे एक संगठन है, उसको पता है हमारे पीछे एक संगठन, एक दल है, हम लड़ सकते हैं तुमसे किसी भी फील्ड में। वो बोलता भी है कि भाई आप जिस फील्ड में आओ हम लड़ सकते हैं। ये उसकी डायलॉग ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पीछे उसकी समाज खड़ी है। अब आता है 1927 का साल आया, महाराष्ट्र, एक चौदार लेक था जिसका पानी सारे नगर को पीने को मिलता था, लेकिन दलितों को ना उस पानी को छूने का भी हक नहीं दिया जाता था। अम्बेडकर ने ना 19 मार्च 1927 को एक सत्याग्रह किया। हजारों दलित उस तालाब के पास ना इकट्ठा हुए। अम्बेडकर ने कहा आज हम अपना मानव अधिकार ना वापस लेने जा रहे हैं, जिसमें दम है रोक लो भाई। उन्होंने स्वयं उस तालाब का पानी उठाकर पिया। ये जो सत्याग्रह था ना, जो दलित आंदोलन की ना पहली सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसी दिन ना उन्होंने जो मनुस्मृति की जो पेज थे ना उसको जलाया। अब ये जाति के नाम पे लिखे गए कानून अब नहीं चलेंगे। जो मनुस्मृति है ना, मैंने तो पढ़ा नहीं कैसे बुक से क्या है, बट जो भी ये चीजें उन्होंने उस टाइम पे जलाया। मैं उस हर किताब के खिलाफ हूँ। मैं खुद पर्सनली जो औरतों के खिलाफ लिखती हूँ और जो भी समाज में भेदभाव पैदा करते हो, उस बुक्स को बिल्कुल मैं ठीक नहीं मानता और बिल्कुल गलत अगेंस्ट हूँ। अब 1930 में ना अम्बेडकर ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। वहां उन्होंने दलितों के लिए ना अलग निर्वाचन की मांग की। महात्मा गांधी इसके विरुद्ध थे, क्योंकि उनको लगता था देश टूट रहा है। दोनों अपने अपने पॉइंट पे ठीक थे। 1932 में ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड दिया, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिला। गांधी जी ने इसका जो यारावाड़ा जेल में ना आमरण अनशन कर दिया। अम्बेडकर पर दबाव बन गया। अंत में क्या हुआ कि पूना में ना एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट। इसमें अलग निर्वाचन तो नहीं मिला, लेकिन दलितों के लिए ना एक आरक्षित जो सीटों की ना संख्या बढ़ा दी गई। अम्बेडकर ने ना बाद में लिखा ये समझौता मेरा जो व्यक्तिगत पराजय था, लेकिन मेरे समाज के लिए ना कुछ सुरक्षा मिल गया। उनकी माइंड सेट ना एक अलग लेवल की बन चुकी थी। इतना पढ़ा लिखा आदमी यार, उनके माइंड सेट से किसी का कंपैरिजन करना ही उनकी जूती के बराबर नहीं है भाई। 1936 में ना अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा के रूप में एक पुस्तक लिखी, वेटिंग फॉर अ वीजा। इसमें उन्होंने अपने जीवन का ना संघर्ष को छुआ। साथ ही उन्होंने एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, जो जाति प्रथा पर ना सबसे शक्तिशाली आलोचना है। इस बुक्स को ना परचेज करके पढ़ना यार। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा जब तक जाति नहीं मिटेगी तब तक हिंदू समाज में न्याय का जो न्याय ना आ नहीं सकता। इस पुस्तक में उन्होंने एक सभा में ना पढ़ना चाहा, लेकिन सनातनियों ने रोक दिया। फिर भी ये पुस्तक दुनिया भर में छपी और आज भी जाति विरोधी विचारों की मूल पाठ है। अब क्या हुआ, 1930 और 1940 का ना जो दशक था अंबेडकर के लिए ना संघर्ष और संगठन था। उन्होंने किसानों मजदूर पार्टी बनाया, विधानसभा में आवाज उठाई और देश की आजादी की लड़ाई में दलितों के अधिकारों को सेंटर में रखा।
जब आजादी मिली तो उनके सामने सबसे बड़ा अवसर था नया भारत को संविधान लिखना। हम देखेंगे कि कैसे अंबेडकर ना संविधान सभा में गए और पूरे देश के लिए संविधान का निर्माण किया। अब हम बात करते कर्मा भूमि, संविधान का शिल्पी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। अब सवाल था कैसे चलेगा ये देश। 9 दिसंबर 1946 से पहले की जो संविधान सभा का काम शुरू हो चुका था, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को ना संविधान का मसूदा समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी का ना अध्यक्ष बनाया गया। उनके साथ थे अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डीपे खैतन। लेकिन अंबेडकर ही थे जो हर सुबह 4 बजे उठे 7 से 8 घंटा लिखते थे और पूरे संविधान को का जो रूप था ना उसको देते थे। संविधान सभा में उनके ना उनका जो भाषी जो शैली था ना बहुत तेज और स्पष्ट था। उनका जो डिबेट करने का तरीका था ना बहुत ही क्लियर था। 4 नवंबर 1948 को उन्होंने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा, हम एक नया संसार की रचना कर रहे हैं। इस नए संसार में ना व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार स्थान मिलेगा, उसके जन्म के आधार पर नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने संविधान में 3 स्तंभ रखे हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और साथ में न्याय भी जोड़ दिया। ये 4 जो आदर्श थे ना उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया, लेकिन भारत के परिवेश में ढाला इसको, इन चारों को। अंबेडकर साहब ने ना संविधान में ना अनुच्छेद 17 जो छुआछूत का था ना, अनटचेबिलिटी का था ना, उसको रखा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पे जो भेदभाव मना किया था कि इसके अगेंस्ट ये सारी चीजें। अनुच्छेद 16 में ना सार्वजनिक नियुक्ति में सभी को बराबर अवसर दिया जाए। और अनुच्छेद 46 में ना अनुसूचित जाति और जनजाति की शिक्षा और आर्थिक हितों का ध्यान रखने के निर्देश दिया। उनका जो कहना था राजनीतिक समानता तो हम दे सकते हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक समानता के बिना ये सब कागज की बात है, कागजी बात है। संविधान निर्माण का जो दौरान उन्हें बहुत विरोध भी झेलना पड़ा था। कुछ लोग चाहते थे कि संविधान में धर्म का नाम हो, कुछ चाहते थे कि गांवों की पंचायतों को अधिकार मिले। अंबेडकर ने ना हिंदू कोड बिल की ना बात की उठाई, जिसमें स्त्री को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार दिया जाने थे। इस पर इतना विरोध हुआ कि मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। लगा लो उस टाइम की लोगों की जो मेंटेलिटी थी ना कितनी जाहिलपन वाले थे। ये तो बाबा साहब की एहसान है उन लड़कियों पे जो आज ना, मैं तो लड़कियों से ही निवेदन करूंगा भाई, उन आपके लिए पहला भगवान है ना बाबा साहब ही है। सुबह उठते ना उन्हीं के पैर छूना, अदरवाइज ना तुम चूल्हा चौकर कर रही होते कहीं पर बैठ के। उन्होंने आपको लिए बहुत किया। आज जो फ्रीडम है ना, आप लोग कोई भी कहीं पे घूम लेते हो, ऐसा कुछ नहीं था आप लोगों के साथ। खाना पकाना बस यही जिंदगी था। यानी जानवर और आप लोग में कोई डिफरेंस नहीं था, बुरा मत मानना। हम लोग आपसे अच्छा जानवर था। लेकिन संविधान जो बना ना वो उनकी मेहनत की देन थी। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान देश में लागू हुआ। अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, संविधान केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, ये जीवन की एक पद्धति है, इसको चलाना हम सबको आना पड़ेगा। सब जो संविधान लिखने के बाद ना अंबेडकर जी ने ना राजनीतिक भूमिका कम होती गई।
उन्हें लगने लगा कि यार हिंदू समाज में ना जाति का जो धुंध अब भी ना उतना ही है जितना पहले था। उन्होंने महसूस किया यार संविधान तो बन गया, लेकिन जो इंसान के अंदर इंसानियत है ना, समानता का भाव है ना, अभी भी नहीं आया है। अभी भी वही जानवरों वाला मेंटेलिटी इनके पास है। इसके लिए एक धार्मिक क्रांति जरूरी था। अब हम उसी क्रांति की कहानी लिखेंगे जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा और 15 लाख लोगों के साथ बुद्धिज्म अपनाया। अब हम बात करते धर्मांतरण की क्रांति का। 1950 का दशक में अंबेडकर जी का जो व्यथा था ना वो बढ़ रही थी। उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की कोशिश की, हिंदू कोड बिल के लिए ना लड़ाई लड़ी, मंदिर प्रवेश आंदोलन की आवाज उठाए। लेकिन उन्हें लग रहा था कि यार जाति की ना जो जड़ है ना इतनी गहरी है कि बिना धर्म बदले ना समानता नहीं आ सकता। आज भी ये गांव में है, अब थोड़ा सा कम हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। आज भी कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो छुआछूत को आज भी मानते हैं। एक वो फेमस डायलॉग है ना कि धर्म इंसान को मूत पिला देती है और पानी, और छुआछूत इंसान को पानी तक न पीने देती है। 1951 में उन्होंने एक लेख लिखा, मेरी आत्मा को शांति नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूं एक ऐसा धर्म जो इंसानियत को इंसानियत से जोड़ने दे, न कि उसको तोड़े। अंबेडकर जी ने अपने जीवन की अंतिम दशक में ना बुद्धिज्म का जो घेरा था ना अध्ययन किया। उन्होंने पाली, संस्कृत और अंग्रेजी में बुद्धा का उपदेश पढ़ा। 1954 में उन्होंने म्यांमार जाकर ना बुद्धिस्ट सिंघा से मिलना चाहता उस टाइम पे। बट 1955 में ना उन्होंने अपनी महात भापुराना पुस्तक में ना दी बुद्धा एंड हिज डामा लिखे। ये उनके ना महानुम उपस था, जिसमें उन्होंने ना बुद्ध जी की ना शिक्षा का आधुनिक विज्ञान और समानता को साथ जोड़ा। उन्होंने लिखा यार बुद्धिज्म एक व्यक्तिगत केंद्रित धर्म है, यहाँ कोई भगवान नहीं है आपको श्राप दे, आपको मंत्र से जला दे, यहाँ आपके कर्म ही आपके नियति है। अब टाइम आता है 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में, महाराष्ट्र का जो दीक्षा भूमि, वो जो स्थल जहां 2000 साल पहले ना सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया था। अंबेडकर ने तय किया कि आज वो और उनके साथ हजारों लोग धर्म बदलेंगे। दिन भर का ना जो भारत जो रखने के बाद ना शाम 5 बजे ना पूरे दिन उन्होंने फास्टिंग किया था। जो व्रत रखने के बाद ना शाम 5 बजे ना अंबेडकर जी ने अपने पत्नी सविता अंबेडकर और अपने साथियों के साथ ना 3 सारण और पंचशील लिया। उन्होंने बुद्ध धामा स्वीकार कर लिया उस टाइम पे। उस दिन उनके साथ लगभग ना 5 लाख लोगों ने बुद्धिज्म अपनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। अंबेडकर ने कहा आज मैं दूसरी बार जन्मा हुआ हूँ। उन्होंने बहुत दर्द झेला था यार। उस टाइम में बहुत बड़े जाहिलों की संख्या थी, बहुत दर्द झेला था बंदे। उनको जगह पे कभी अपने आप को देखना, आप किसी भी कास्ट के हो, उनके जगह पे एक बार रख के देखना, पता चल जाएगा भाई क्या मेंटेलिटी रहेगी। एक दलित समाज से उठ के उन लोगों पे जो उनसे जलते थे उनके सर पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये आम आदमी कर ही नहीं सकता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर ये काम किसी और कास्ट के लोगों ने किया होता ना, उनको भगवान बना दिया होता, उनके मंदिर बना होता। धर्मांतरण के बाद ना अंबेडकर साहब का ना
जो हेल्थ था ना वो गिरने लगा था। डायबिटीज, हाई बीपी और कई बीमारियां ने उन्हें कमजोर कर दिया। फिर भी वो लिखना नहीं छोड़े थे। उनके सा उनका सारा जो टाइम था ना, बूथ एंड हिज धामा का पूरा करने में लगता था। 1956 के ना अंतिम महीने में वो दिल्ली में थे। 5 दिसंबर को ना उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल भरना होगा। 6 दिसंबर 1956 की रात 12:15 30 पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का देहांत हो गया। एक ऐसे बंदे का जो उस टाइम सबसे पढ़ा लिखा आदमी था। एक ऐसे इंसान का जो इतनी तकलीफें झेलने के बाद एक ऊंचाई पे पहुंचा बंदा। मैं तो बोलता हूँ कि पैर की धूल के बराबर भी जो आजकल उन पे कोई भी कमेंट कर देता है, उनके पैर की धूल के बराबर नहीं है। उनकी मेंटेलिटी समझो। उनकी जो अंतिम इच्छा थी ना, मुझे चिता भूमि मुंबई में ना जलाया जाए, जहां मेरे अनुयायी आते रहे। 7 दिसंबर 1956 मुंबई का शिवाजी पार्क लाखों लोगों से भर गया था। पूरा खचाखच भीड़ था। उनकी चिता को अंतिम प्रणाम देने आए थे किसान, मजदूर, दलित, बुद्धिस्ट और कई नेता। उनके साथ बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने मंत्र कहे। उनकी स्मृति में मुंबई में चिता भूमि बना, जो आज भी 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को कारदोन लोगों की आस्था का केंद्र है। अंबेडकर जी ने अपनी जीवन यात्रा में कहा था, मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे साथ में वो लोग हों जो मेरे धर्म स्वीकार करें। उनके बिना मेरा अधू मरना ना अधूरा है। वो अधूरा नहीं रहा। अब वो देखें, अब हम देखेंगे कि अंबेडकर साहब की जो विरासत आज कहाँ खड़ी है। उनके विचारों कैसे आज आज भी जीवित है। हर साल 6 दिसंबर को ना मुंबई का दादर स्टेशन किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं लगता। वहां से चीता भूमि तक ना कार्डोन लोग पैदल जाते हैं। ये दृश्य ना दुनिया के किसी भी विरोधी नेता के समाधि पर इतना भीड़ नहीं देखा जाता जितनी उनकी समाधि पे भीड़ देखा जाता है। अंबेडकर साहब की समाधि पर लोग फूल नहीं, जय भीम के नारे लगाते हैं और बुद्धिस्ट भिक्षु पंचिल पढ़ते हैं। 14 अप्रैल को उनकी ना जयंती भारत में नहीं दुनिया भर में मनाई जाती है। अमेरिका में ना अंबेडकर जयंती मनाते हैं, लंदन में मनाते हैं, ब्लू फ्लैग, और जापान में भी उनकी विचारों पर चर्चा होती है। अंबेडकर साहब के विचार सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सड़कों, कॉलेजों, कैंपस और कानूनी लड़ाइयों में जीवित हैं आज भी। उनकी अनहिलेशन ऑफ कास्ट आज भी जाति विरोधी आंदोलन का घोषणा पत्र है। उनके दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 17 छुआछूत और अनुच्छेद 15(2) शिक्षा में भेदभाव पर आज भी मुकदमे लड़ रहे हैं। लेकिन क्या हम उनके सपने का भारत बना पाए? अंबेडकर जी ने कहा था, मैं संविधान को आग लगाने वाला पहला व्यक्ति हूँ अगर इसने सामाजिक क्रांति नहीं की। आज भी जाति का जो आधार पर ना गांव में भेदभाव होते हैं, आरक्षण की बात पर हत्याएं होते हैं और दलित बहुजन की आवाज को दबाया जाता है। फिर भी अंबेडकर की शिक्षा, सीखो, संगति रहो, संघर्ष करो, हर नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, बहुत लोग सोचते कि दलितों के नेता थे। अंबेडकर जी दलितों के सिर्फ नेता नहीं थे, वो महिलाओं के अधिकार के सबसे बड़े समर्थक थे। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि जो भी महिलाएं हैं ना,
सुबह उठते हैं ना, उनके एक बार जरूर उनका पैर छूना भाई, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी ना कुत्ते से बदतर थी, ये जानवर से बदतर थी। सिर्फ आप लोगों की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी ही नहीं था, पशु की तरह ज़िंदगी था, उसको इन्होंने दिया। आज आप सोशल मीडिया कहीं पे खड़े होकर बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने ही दिया। अदरवाइज किसी भी धर्म में मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म में, सब हर धर्म ना लड़कियों को सेकेंडरी रखता है, और सबसे ज़्यादा लड़कियां धर्म में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इसलिए आपसे अनुरोध है ना, लड़कियों से खासकर इनकी इज्जत पूरा करना, भगवान से पहले ना इनकी पूजा करना, अल्लाह से पहले इनको पूजा करना। उन्होंने ना हिंदू कोड बिल में ना स्त्री को संपत्ति में अधिकार दिलवाने की कोशिश की। उन मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस, फैक्ट्री एक्ट और किसानों के लिए भूमि सुधार चाहते थे। उनकी जो सोच थी ना, समस्त मानवता की थी। आज जब हम बात करते हैं ना सोशल जस्टिस की, तो उसकी जड़ ना अम्बेडकर साहब थे। आज जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं, तो हम अम्बेडकर की मेहनत का को नमन करते हैं। महाड़ की उस कच्ची सड़क से लेकर लंदन की लाइब्रेरी तक, महाड़ की तलब से लेकर नागपुर की दीक्षा तक, अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, ज्ञान और समर्पण की एक अमर गाथा है। उन्होंने कहा था, मैं उस समाज में जन्मा हूँ जिसने मुझे नहीं समझा, लेकिन मैं अपने आप को इसलिए नीच नहीं समझता क्योंकि मैं अपने मन में से नीच नहीं हूँ। और यही मेरा संदेश है, तुम भी नीच मत समझो अपने आप को। जय भीम, जय भारत। ओके, नमस्कार।